हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 5 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थर्ड सेमेस्टर बीटेक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मॉड्यूल 1 से 4 तक आपको कंप्लीट करवा दिया गया। 5 से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड है आपके मॉड्यूल नंबर 5 में। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क से पहले आपको वर्क पता होना चाहिए कि वर्क है क्या, है ना। जैसे कि वर्चुअल वर्क पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए जो आप पढ़े हैं, ठीक है। वैसा ऐसी बात नहीं कि आप नहीं पढ़ के आए होंगे। 10th में 9th में इस चीज़ को पढ़े होंगे कि वर्क क्या होता है। तो उस टाइम आपको बताया गया होगा कि जब किसी बॉडी पे हम कोई फोर्स एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वर्चुअल वर्क पे ले चलेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्क में, जैसे कि वर्क में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की कहानी होता है। तो बस वहाँ भी वही चीज़ होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको वर्चुअल हम लोग मानते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो वर्क जैसा रहेगा वैसा ही वर्चुअल वर्क रहेगा। बस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इमेजिनरी मानते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कि वर्क क्या है। तो जब एक बॉडी है, अब बॉडी मैकेनिक्स पढ़ रहा है, मैकेनिक्स में क्या होता है, रिजिड बॉडी होता है। क्या होता है, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी का मतलब समझते हैं। अभी तक तो पूरा मैकेनिक्स पढ़ा दिए होंगे, ठीक है। 4 तक करवा दिया गया, इसका मैराथन दे दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना उसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ उसका प्लेलिस्ट नहीं मिलता है, हमको मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पे, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि रिजिड बॉडी क्या है। तो रिजिड बॉडी, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताएंगे कैसे आप मैकेनिक्स को कवर करें ताकि अच्छे से अच्छे नंबर उठा सके। क्योंकि आपके पास मैराथन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में रेगुलर क्लास है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो रेगुलर ना क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, या अभी हम लास्ट में बताएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। ताकि आप नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप पीछे नहीं भी पढ़ पाए हैं तो आगे आप बिना मतलब कि रेगुलर क्लास के आप मैराथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़कर ही आप अच्छे क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो आइए छोड़िए वो सब बकवास, लास्ट में करेंगे। देखिए एक बॉडी है, रिजिड बॉडी क्या होता है। एक बॉडी है, बॉडी में बहुत सारा अथी होगा, जैसे मिलकर बना हुआ बहुत बहुत सारा सॉलिड मिलकर बना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी किसी भी पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, जब हम इस पे क्या करें, फोर्स लगाए, तो किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ना हो, ठीक है। जैसे कि फोर्स लगाने पे ऐसा ना हो कि फोर्स लगाए तो ये ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। मतलब कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, कोई भी डिफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगाया, फोर्स के बाद ये डिफॉर्म कर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिजिड बॉडी का मतलब, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। रिजिड बॉडी में डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब ये, बस तो अभी ए पॉइंट पर था, तभी कहाँ चल जाएगा कुछ दूर, अगर हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो कहाँ चल जाएगा, बी पॉइंट पे चल जाएगा। डिस्प्लेस्ड हो सकता है लेकिन डिफॉर्म नहीं होगा, दोनों वर्ड में अंतर समझिएगा। डिस्प्लेस्ड हो सकता है लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन मतलब बॉडी का शेप चेंज नहीं होगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी के लिए। तो ध्यान से समझिएगा कि रिजिड बॉडी के लिए तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब, ये भी बॉडी यहाँ पे है तो फोर्स लगाएंगे तो कुछ दूर के बाद बॉडी कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चला आया। और जैसा बॉडी था, जैसे था वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब समझिएगा कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेस्ड कर जाता है, बॉडी एक जगह से दूसरे जगह चल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क जनरेट होता है, यहाँ पे क्या होता है, वर्क होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। जब हम किसी बॉडी पे क्या करें, फोर्स लगाए तो डिस्प्लेस होकर कुछ दूरी तय कर ले या डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। सब बात समझ में आया, बात समझ में आया, डिफिनीशन पढ़िए पूरा समझ में आ जाएगा। वर्क क्या है, तो व्हेन ए फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में है, और इस चीज को आगे भी पढ़ेंगे नोट में करके कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वर्क बोलेंगे। वर्चुअल वर्क में देखेंगे, ठीक है। तो अभी वर्क के बात बता रहे हैं कि व्हेन ए फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क, है ना। पढ़े थे आप, याद आया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो अभी सीख लिए, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई, वर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से करते हैं। और एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, फिजिकल और अति वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़े हैं ना। यूनिट वर्क इज न्यूटन मीटर, और जिसको हम लोग जूल बोलते हैं। इसका यूनिट जो होता है न्यूटन इंटू क्या होता है, मीटर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फोर्स जो वर्क का डिफिनेशन है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में उसका क्या था, फोर्स था। तो वर्क इजकल टू फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का जो एसआई मात्रक है, यानी ये एसआई यूनिट है, वो क्या है, न्यूटन है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, वो मीटर में होता है। तो वर्क इजकल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। इसलिए यूनिट ऑफ वर्क इज क्या है, न्यूटन मीटर। और जिसको हम लोग न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जूल से डिनोट करते हैं। और इट इज गिवन बाई, इसका जो फॉर्मूला है क्या है, वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क इजकल टू एफ इंटू डी, जिसको एफ स्टैंड फॉर फोर्स और डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर की ओर क्या हो उसका डायरेक्शन हो। अब समझते वन जूल क्या है, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया करेगा कि वन जूल क्या है। तो वन जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए वर्क फोर्स 1 न्यूटन एक्ट्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बोल रहा है कि जो आपका बॉडी था, जो आपका बॉडी था, बॉडी पे जो फोर्स लगाया जा रहा था, बॉडी पे जो फोर्स लगाया जा रहा था, तो फोर्स कितना का होगा, 1 न्यूटन का अगर होगा, कितना का होगा, 1 न्यूटन का। और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा था, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था, एक जगह से दूसरे जगह गया था, वो कितना होना चाहिए, 1 मीटर अगर हो जाता है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और 1 मीटर वो ट्रैवल कर जाता है, तो वहां पे 1 जूल क्या होता है, वर्क डन होता है। कितना जूल होता है, 1 जूल वर्क डन होता है। बात समझ में आया होगा कि 1 न्यूटन फोर्स बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस्ड करवाए, तो वहां पे 1 जूल, यानी 1 जूल वहां पे क्या होता है, वर्क डन होता है। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि 1 जूल लिखने बोलेगा तो बोलेंगे 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो 1 जूल इजकल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। अब आइए वर्चुअल वर्क को समझते हैं। अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे, वर्क की बात कर रहे थे। वर्क, अब वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स क्या होता है, इमेजिनरी, झूठा, फेक, ठीक है। वर्चुअल मीन्स क्या हो रहा है, जिसको मतलब हुआ नहीं है, हम उसको मान लिए कि हुआ है, ठीक है। हम हुआ है नहीं, जैसे वर्क डन, अभी वर्क डन पढ़ रहे थे ना, वर्क पढ़ रहे थे ना, कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो कोई मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, वर्क हुआ। लेकिन वर्चुअल वर्क है उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। वर्चुअल वर्क वो मतलब जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल ही नहीं करता है, डिस्प्लेस ही नहीं होता है। हम लोग ऐसा ही मान लेते हैं, ठीक है, उसको मान लेते हैं, यानी वो फेक है, जिसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, जिसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क क्या है, तो मीन्स इमेजिनरी वर्क। ये क्या है, इमेजिनरी वर्क है, ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। वी डू नॉट एक्सपीरियंस बट वी जस्ट एज्यूम, ऐसा होता नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो वर्चुअल वर्क का डिफिनीशन हम कैसे बोल सकते हैं कि जो वर्चुअल वर्क है इज इमेजिनरी। वर्क को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्चुअल वर्क को हम लोग डेल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क इज इमेजिनरी वर्क डन व्हेन ए पार्टिकल सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ फोर्सेस इज मूव्ड ए स्मॉल इमेजिनरी डिस्टेंस, ठीक है। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए तो वो एक स्मॉल इमेजिनरी डिस्टेंस ट्रैवल करे, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट को देखने से। वर्क और वर्चुअल वर्क, वर्क और वर्चुअल वर्क। तो यहाँ पे ये वर्क है जिसको जिसमें क्या क्या मिलकर बनता है, वर्क किससे जनरेट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। किससे मिलकर बनता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। हाँ, फोर्स जो होता है एक्चुअल होता है किस में, रियल वर्क में। इसको यहाँ कर देते रियल वर्क, क्या कर देते रियल वर्क। तो वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स जो होता है एक्चुअल और डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअल, तब वो कहलाता है रियल वर्क। लेकिन वर्चुअल वर्क में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन फोर्स जो रहेगा एक्चुअल रहेगा। हम फोर्स तो लगाएंगे, हम फोर्स बॉडी पर लगाएंगे, लेकिन वो डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। लेकिन हम मान लेंगे कि डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्योंकि अगर नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि ऐसा बोल रहे हैं कि वो होता नहीं है, तो उस केस में तो अगर जैसे रियल वर्क पढ़ रहे थे आप, तो यहाँ पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेस नहीं किया, तो वर्क कितना हुआ, जीरो हुआ। कितना हुआ, जीरो। लेकिन हम वर्चुअल वर्क बोल रहे हैं तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं हुआ नहीं, तो इस केस में तो जीरो हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग एज्यूम कर लें कि कुछ हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो कहलाएगा वर्चुअल वर्क। लेकिन प्रिंसिपल में देखेंगे कि टोटल समेशन ऑफ जो वर्चुअल वर्क हम जोड़ते हैं एक बॉडी पे, वो जीरो के बराबर ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है, और फोर्स जो एक्चुअल होता है, डिस्प्लेसमेंट है जो वर्चुअल होता है। आइए, आपका एग्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ईयर्स में 19 और 20 वाला में, दोनों में देखिए कोई में पूछा हुआ कि जब वर्चुअल वर्क होता है तो कौन वाला मतलब वर्चुअल है, फोर्स वर्चुअल है या डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल है, या दोनों वर्चुअल है, या कोई नहीं वर्चुअल है। ठीक है, ऐसा करके ऑप्शन रहेगा। तो आप क्या करेंगे, फोर्स वहाँ एक्चुअल होता है, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट करके लिखा रहेगा, तो आप लगाएंगे नो डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, चलिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो डिस्प्लेस्ड करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव वर्क हो रहा है। आइए, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की कहानी बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कुछ नहीं बताता, ये बताता क्या है कि रिजिड प्लेन बॉडी है इन इक्विलिब्रियम, थ्योरी भी पढ़ेंगे उसका, अभी बता रहे जो समझा रहे समझिएगा। ये बॉडी है, कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी है। और हमेशा जो मैकेनिक्स अभी आप पढ़ रहे हैं उसमें जो बॉडी लेकर चलेंगे वो कैसा रहेगा, रिजिड ही रहेगा। ठीक है, रिजिड में जो पार्टिकल चेंज नहीं होता, वस्तु जो बॉडी है वो डिस्प्लेस्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे एक F1 फोर्स एक्ट है, वो किधर है, अवे फ्रॉम बॉडी है। ठीक है, बॉडी से दूर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक फोर्स F1 है जो बॉडी से दूर लग रहा है, एक फोर्स है मतलब कि टेंसाइल, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, टेंसाइल लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेंसाइल है। ठीक है, ये आपका टेंसाइल है, ये टेंसाइल। अच्छा, एक वो इसको क्या कर देते हैं ना, टेंसाइल ने इसको कंप्रेसिव कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंप्रेसिव कर देते हैं, ये टेंसाइल रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, बाकी अगर हम टेंसाइल रखें या कंप्रेसिव रखें सब बराबर है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स लगाया है, तो फोर्स अगर हम इधर से खींचेंगे सॉरी, अगर हम बॉडी को अगर खींचते हैं तो यहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा ना बाबू, जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए, DS1 दे दिए। ठीक है, अच्छा, हम बॉडी को यहाँ पे क्या मान लिए, कंप्रेशन मान लिए, तो अब डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, अंदर की ओर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, DS2। यही बस अंतर था। ठीक है, जैसे हम खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट उधर की ओर होगा, इधर होगा, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट DS3 हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, DS4 हो गया। तो यहाँ पे जो अभी हम बता रहे थे कि जो वर्क डन होता है, जो वर्क होता है वो कितना होता है, तो W1 इजकल टू F1 इंटू DS1। ठीक है, यहाँ पे F1 F2 नहीं, वर्क वर्क बर्न कितना हुआ है यहाँ पे, बर्न जो बर्न पार्टिकल था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, जहाँ पे पॉइंट एक्ट कर रहा है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोल रहे हैं, जिस पॉइंट पे वहाँ पे अप्लाइड हो रहा है फोर्स। ठीक है, तो W1 क्या हो गया, F1 इंटू DS1, क्योंकि अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं कि वर्क इजकल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क W2 क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे F2 लग रहा है। ठीक है, तो F2 इंटू DS2। ठीक है, और हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर देखते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लेते हो तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमको तो अभी जो है यहाँ पे फिगर में उसी को देख रहे हैं। W2 इजकल टू क्या हो गया, F2 इंटू DS2। W3 इजकल टू क्या हो गया, F3 इंटू DS3। उसी तरह से F4 क्या हो गया, F4 नहीं, यहाँ पे फोर्स की कहानी ही नहीं है। ठीक है,
W4 इजकल टू क्या हो गया, F4 इंटू DS4, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो यही प्रिंसिपल बताता है कि जीरो के बराबर होगा। अगर हम जितने भी बॉडी पे टोटल जो वर्क डन हो रहा है उसको अगर हम समेशन करते हैं तो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होता है, ठीक है, जीरो के बराबर होता है। तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इजकल टू क्या हो जाएगा, F1 DS1 प्लस F2 DS2 प्लस F3 DS3 प्लस F4 DS4, उसी तरह से डॉट 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 आगे भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो यही यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, थ्योरी में लिखा रहेगा कि इफ ए बॉडी और ए सिस्टम, या तो बॉडी या सिस्टम कोई भी चीज हो, ठीक है, तो ए बॉडी और ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एप्लीकेशन ऑफ मेनी फोर्सेस, then sum of all virtual works done by all the forces due to virtual displacement of their point of application must be equal to zero। अगर बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो उस केस में जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस केस में अगर हम टोटल फोर्स को, टोटल वर्क को अगर हम ऐड करते हैं तो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यही क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क बताता है। तो अगर आपके एग्जाम में लिखने को आता है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, तो इसी डिफिनेशन को आप लिखिएगा कि इफ ए बॉडी और ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एप्लीकेशन ऑफ मेनी फोर्सेस, देन सम ऑफ ऑल वर्चुअल वर्क done by all forces due to virtual displacement of their point of application must be equal to जीरो। और ये फिगर, उसके बाद ये फिगर बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक सेकेंड, उसके बाद W1 निकालेंगे, W2 W3, ठीक है, W4 इस तरह से। तो टोटल वर्क डन जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ जो आपको बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो होता है, टोटल वर्क इजकल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी F1 DS1 प्लस F2 DS2 प्लस F3 DS3 प्लस F4 DS4 इजकल टू जीरो। अब आते हैं बेसिक प्रोसीजर, स्टेप फॉर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका वर्चुअल वर्क का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो ये स्टेप जो आपको यहाँ पे लिखा गया, प्रोसीजर जो लिखा गया है वो आपको समझ में आएगा जब आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। लेकिन फिर भी अभी एक बार पढ़ देते हैं, फिर जिस टाइम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे उस टाइम आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे कि देखिए इस पॉइंट का कहाँ अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। पहला स्टेप का यहाँ पर मतलब यहाँ का जो पहला स्टेप में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट, हम लोग न्यूमेरिकल बनाते टाइम उस पहला स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। फिर जो है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी अभी ओवरव्यू सिर्फ दे देते हैं, फिर कल के लेक्चर में हम लोग आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। तो कंसीडर द ओरिजिन पॉइंट इन द सिस्टम विच इज जनरली ए फिक्स्ड पॉइंट। हम लोग जो सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट को कंसीडर करते हैं और उसी को ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि जहां जहां पे फोर्स लग रहा है वहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट मानते हैं, ठीक है। कि पहले तो मानते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट में गया, ठीक है, फिर वहां पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद क्या करते हैं, उसका डिफरेंशियल फॉर्म बनाते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब समझ रहे, एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं, और डेरिवेटिव करने के बाद वहां से जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है उसको हम लोग फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, ठीक है। तो एक कल के लेक्चर में एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाया जाएगा कल के लेक्चर में, और दोनों आपके लिए इनफ है, ठीक है। अगर इस दोनों क्वेश्चन को आप समझ जाते तो आपको वर्चुअल वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। और आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन अभी का लेक्चर में अभी 2 क्वेश्चन, एक कल के लेक्चर में 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे करवाएंगे, ठीक है। और जल्द ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ तक बने रहने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर में यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में जहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और इस प्रोसीजर को आपको कर करके दिखाएंगे। ये जो प्रोसीजर लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप, इसको कल के लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अच्छा खासा हो गया टॉपिक, क्या क्या हो गया आपका, वर्चुअल वर्क पढ़ लिए, फिर वर्चुअल वर्क पढ़ लिए, ठीक है। फिर मतलब दोनों में डिफरेंस भी समझ लिए, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ लिए। नंबर 2 पे आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि वर्चुअल वर्क क्या है। पहले तो वर्क ही समझा दिए थे, उसके बाद वर्चुअल वर्क बता दिए, उसका प्रिंसिपल बता दिए थे।
फिर आज बेसिक जो इसका प्रोसीजर है उसके बारे में बात करने थे, ठीक है। और ये बेसिक प्रोसीजर है, बिना न्यूमेरिकल्स को आप नहीं समझ सकते। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे वैसे वैसे पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ये दिखाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक रॉड है, मेंबर है जो भी एल लेंथ का है, ये भी एल लेंथ का है, ठीक है। और यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्लाइडिंग बॉडी है, ठीक है। जो बॉडी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ये बॉडी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। बॉडी क्या करना है, स्लाइड करना है, ठीक है। और ऊपर से एक लोड लगाया हुआ है जो डब्लू न्यूटन का है, ठीक है। यानी डब्लू इजकल टू दिया हुआ है 100 न्यूटन। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, पुट किया हुआ है डब्लू इजकल टू 100 न्यूटन, जो पी बी पॉइंट पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो हमको ये वाला एफ फोर्स निकालना है, और किस कंडीशन में निकालना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन समझ जाइएगा, आपको पहले आधा चीज क्लियर हो जाएगा कि हमको करना क्या है। ये बोल रहा है ना कि एक बॉडी है, ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है, ठीक है। बी पॉइंट पे एक लोड लगा है डब्लू यानी 100 न्यूटन का, और एक सी पॉइंट है जहां पे एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। स्लाइड कर सकता है, कर रहा है नहीं, कर सकता है। तो जब हम ऊपर से लोड लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब लोड ऊपर से लोड दबाएंगे तो ये बॉडी, ये तो फिक्स्ड है, इसको हम लोग फिक्स्ड मानेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। तो जब हम ऊपर से दबाएंगे तो ये रड क्या होगा, इधर की ओर जा सकता है ना। जब वो हम ऊपर से दबाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, तुम क्वेश्चन समझिएगा तब भी आंसर आएगा, ठीक है। तो समझा रहे हैं उसको, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम ऊपर से लोड लगाएंगे तो ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है जिसपे ए फोर्स लग रहा है, यानी सी पॉइंट पे देख रहे हैं, तो ये बॉडी किधर जाएगा, किधर मूव करेगा। ऊपर से दबाएंगे तो सोच के देखिए, तो किधर मूव करेगा, इधर की ओर मूव करेगा। स्लाइड करना है तो इधर की ओर कर सकता है ना, तो कर रहा है। तो हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाने के लिए कितना फोर्स इधर से एफ फोर्स लगाए कि ये स्लाइड नहीं करे, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई होप समझे होंगे, नहीं तो एक बार फिर से हम रिपीट करें। समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से एक बार सुन लीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि एक सिस्टम है जहां पे ऊपर से 100 न्यूटन का लोड लगा रहा है, ये ए पॉइंट है, इसी पॉइंट है। अब बी पर ऊपर से लोड लगा रहा है, तो लोड लगाने के बाद ये मेंबर दबेगा ना नीचे की ओर, नीचे की ओर दबेगा ना मेंबर। मेंबर दबने से क्या हो सकता है कि ये वाला रड है, ये तो फिक्स्ड है, तो ये तो फिक्स्ड है तो जाएगा नहीं। तो ये वाला सी वाला क्या हो सकता है, इधर की ओर जा सकता है ना। इधर की ओर जो बॉडी है, ये जो बॉडी है वो इधर की ओर मूव कर सकता है, कर सकता है। जो करने लगेगा तो उसको इधर से एक फोर्स लगाया गया है, ये फोर्स यहाँ देखिए दिखाया गया है कि ये फोर्स कितना, इधर से फोर्स हम लगाएं और इधर से हम कितना फोर्स दे ताकि ये बॉडी मूव ना करे, है ना। ये जो एल है, ये जो रड है, ये मूव ना करे किधर की ओर, जिसे ऊपर से लोड लगाएगा तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव ना करे। इसके लिए आपको उधर से अपोजिट में कितना फोर्स देना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। तो वही फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कितने सरल तरीके से निकालेंगे इसको, आप मतलब कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। और अलग अलग मेथड्स भी हो सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसी से सोल्व कीजिएगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। खुद एक बार बनाइए ना, कितना आसान लगेगा। उसके बाद आप जो मतलब किसी मेथड को देखने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही जो अभी मेथड हम बता रहे हैं बहुत ही आसान मेथड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द फोर्स एफ सच डैट द गिवन सिस्टम। फाइंड क्या करना है, फोर्स एफ, कि यही फोर्स, कितना फोर्स ये होगा ताकि इस बॉडी को इधर मूव ना करने दे, ठीक है। हम अपोजिट में कितना फोर्स लगाएं ताकि बॉडी मूव ना करे। तो डेट इज द गिवन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, मूव ना करे मतलब इक्विलिब्रियम में रहे, एट ए गिवन पोजीशन अंडर द लोड 100 किलो न्यूटन, 100 न्यूटन जो ऊपर से 100 न्यूटन का लोड लगा रहा है। बोथ बार आर आइडेंटिकल और वेटलेस, मतलब ऐसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि इस बॉडी का भी, ये जो एल मेंबर है उसका भी तो कुछ वजन होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन ही बताया है कि ये वेटलेस है, मतलब इसको हम वजन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए, तब पहला पॉइंट, अच्छा इस फिगर को दिखा देते हैं कि कैसा फिगर बनेगा, उसको दिखा देते हैं। जैसे देखिएगा, ये एक बॉडी था यानी सिस्टम था, ठीक है। ऊपर से लोड लगाने के बाद क्या हो सकता है, दूसरा कलर से दिखा रहे हैं। बॉडी क्या हो सकता है कि ऊपर से अगर हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ दूरी तक दबेगा, नीचे दब के, और दबने के बाद कैसा हो सकता है, इस तरफ से हो सकता है। जहां सी पॉइंट था, सी पॉइंट कुछ दूरी पे चल जाएगा, जिसको हम लोग सी डैश बोल रहे हैं।
क्या बोल रहा है, सी डैश बोल रहा है। और ये जो बी है वो बी कुछ नीचे चलाएगा, जिसको क्या बोल रहे हैं, बी डैश बोल रहा है। तो ऊपर से हम जब दबाएंगे तो नीचे की ओर दबेगा ना, तो दबेगा तो कितना हो जाएगा, बी डैश। और उसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डी बाई बी। क्या बोलेंगे, डी बाई बी, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, यही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। और जो एक्स एक्सिस पे देखिए, ये बाई एक्सिस की बात हो गया, एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये कितना डिस्प्लेस्ड किया, डी एक्स सी, मतलब इस सी पॉइंट से कहाँ चल गया, सी पॉइंट से कहाँ चल गया, सी डैश पे चल गया, सी से कहाँ चल गया, सी डैश पे। तो यहाँ भी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी एक्स सी। तो यही वर्क इक्वल टू क्या पढ़े थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये बाई एक्सिस में और ये किस में हो जाएगा, एक्स एक्सिस में। तो हम वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये डी वाई का वैल्यू हमको खाली पता हो जाए और डी एक्स सी का भी वैल्यू पता हो जाए। अब फोर्स तो पते ही 100 न्यूटन है, ये फोर्स एफ है, ठीक है, कितना आसानी से निकल जाएगा। तो पहले तो हम अभी क्वेश्चन ही समझाएं, अभी कुछ समझाए नहीं कि एक क्वेश्चन जब हम ऊपर से लोड लगाएंगे तो कैसा नेचर, कैसा बिहेव करेगा। तो बिहेव कैसा करेगा, इस तरह से बिहेव करेगा। देखिए कैसा बिहेव करेगा कि ये दबाने पे ही इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी बाई बी, यानी बी पॉइंट से जो यहाँ पे बी था वो अब कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। आई होप समझ में आया होगा कि ऊपर से दब के नीचे चलाएगा। और ये जो सी पॉइंट था, तो दबने के कारण जब मेंबर अपना स्टेबल होना चाहेगा ना, तो ये किधर जाएगा, इधर की ओर भागेगा, ठीक है। तो इधर की ओर भागेगा, जिसको हम सी डैश बोल रहे हैं। तो ऐसा होगा, इसको रोकने के लिए ही हम क्या लगा रहे थे, यहाँ पे एफ फोर्स लगा रहे थे। कितना फोर्स लगाए कि ये वाला सी से सी डैश न जाए, ठीक है। कितना लगाए, कितना फोर्स लगाए, उसी फोर्स को निकालना है। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं। अब वर्क इजकल टू टोटल वर्क इजकल टू क्या होता है, जीरो। यही फार्मूला लगा देंगे, F1 ds1 प्लस F2 ds2 प्लस F3 ds3 प्लस जितना भी फोर्स होगा। तो यहाँ तो दो ये फोर्स है, एगो ऊपर से 100 न्यूटन का लगा रहा है, एगो नीचे से एगो हॉरिजेंटल में जो है फोर्स लगा रहा है। तो दो फोर्स है, तो दोनों फोर्स के जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला का यूज करना है। तो आइए स्टेप 1 क्या बता रहा था आपका प्रोसीजर में, कि स्टेप क्या था, कि पहला स्टेप देखते हैं बेसिक प्रोसीजर का। कंसीडर द ओरिजिन पॉइंट इन द सिस्टम विच इज जनरली ए फिक्स्ड पॉइंट। सबसे पहला स्टेप है कि किसी एक पॉइंट को आपको क्या करना है, ओरिजिन मानना है, जो जनरली क्या हो, फिक्स्ड हो। तो पहला पॉइंट, इसमें कुछ करना नहीं है, खाली मानना है, ठीक है। मतलब इतना आसान है ना कि कुछ सोच ही नहीं सकते अभी, भले आपको जैसा भी लग रहा हो, लेकिन बनाने के बाद देखिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवाएंगे ना। देखिए तो सबसे पहले स्टेप में क्या बोला था कि हमको मानना है, अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ मानना है कि आप किस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं। तो हम उस पॉइंट को मानते हैं जो फिक्स होता है। तो इसमें कौन सा पॉइंट फिक्स है, आप खुद बताइए, कौन सा, ये पॉइंट फिक्स है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कहाँ तक शिफ्ट हो गया है, नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये तो शिफ्ट हो गया, ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। सी पॉइंट फिक्स्ड है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला क्या कर गया, हम जब ऊपर से लोड लगाएंगे तो इधर हो जाएगा। तो फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट है। तो चलिए पहला स्टेप क्लियर हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहला स्टेप में क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट कौन हो गया, ए हो गया। चलिए 2 पॉइंट में, स्टेप 2 में आते हैं। तो पहले बेसिक प्रोसीजर 2 पढ़ते हैं। तो बेसिक प्रोसीजर में क्या बोल रहा है, मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट मानना है। क्या करना है, कोऑर्डिनेट मानना है। तो आइए कोऑर्डिनेट मानते हैं। तो पहले तो पूरा सिस्टम का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये पूरा सिस्टम का, ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, ऊपर वाला बाई एक्सिस हो गया। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है बताइए, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं, एक्स एक्सिस भी प्लस, बाई एक्सिस भी प्लस। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, हमको इस तरह से बताना चाहेंगे आप कि जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये कोई पॉइंट है, जैसे ये 3 मीटर पे है, एक सेकेंड, पेन काम नहीं करने लगा, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए पता नहीं क्यों नहीं पेन काम कर रहा था, फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। जैसे ये मान लीजिए कि एक कोई एक्सिस ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो यहाँ से 3 है, इस पे क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 3, 2 लिखते हैं।
सब जानते हैं ना, इसको कैसे लिखते हैं, 3,2 लिखते हैं। तो उसी तरह से जो फोर्स लगा रहे हैं यहाँ, जो जो 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, जो 100 न्यूटन का फोर्स लगा है वो क्या होगा, एक्स बी कॉमा बाई बी। मतलब एक्स बी, कोई ये जो एक्सिस है यहाँ पे एक्स और बाई वाला, मतलब बी पॉइंट पे ले रहे हैं ना, तो इसको हम बोल रहे हैं एक्स बी और बाई बी। मतलब नहीं समझे, देखिए ये जो 100 न्यूटन का लोड लग रहा था कौन सा पॉइंट पे लग रहा था, बी पॉइंट पे ना, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ वाला पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, एक्स बी और बाई बी। ठीक है, चलिए, तो एक फोर्स के दो फोर्स लग रहा है, दोनों का कोऑर्डिनेट बताना है। तो ये जो 100 न्यूटन का लग रहा है, पहला स्टेप में क्या किया, ओरिजिन माने, दूसरा में कोऑर्डिनेट मानेंगे। तो 100 जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी पॉइंट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एक्स बी कॉमा बाई बी। ठीक है, चलिए, और ये जो सी पॉइंट है वहां पे क्या लिखेंगे, एक्स सी या बाई सी। लेकिन यहाँ बाई सी क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये 3 मीटर पे है तो यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या है, जीरो होता है। ऐसा जानते हैं ना, एक्स एक्सिस पे रहता है तो बाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बाद की बात है, लेकिन अभी क्या है, एक्स सी है और इसको बाई सी मान लिए। तो बी पॉइंट पे कौन कौन सा कोऑर्डिनेट आया आपको, एक्स बी कॉमा बाई बी आया, और सी पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट आया, एक्स सी आया है, बाई सी आया। क्लियर हुआ। चलिए, अब स्टेप 3, बस इतना ही लिखना था इसमें। अब आइए स्टेप 3 में आइए, सेलेक्ट द कोऑर्डिनेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड गेट द डिफरेंशियल फॉर्म वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट फॉर वर्चुअल वर्क। यानी हमको यहाँ पे क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट में जो आया है, मतलब जो कोऑर्डिनेट आया है उसको डिफरेंशियल फॉर्म करना है। क्या करना है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो देखिए, लोड बी पॉइंट पे जो लोड है, स्टेप 3 की कहानी बता रहे हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको थोड़ा सा। चलिए देखिए, क्या बता रहे थे यहाँ पे कि जो बी पॉइंट पे जो लोड लग रहा है वो कौन सा कोऑर्डिनेट में लग रहा है, बाई कोऑर्डिनेट में लग रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट में लग रहा है। लोड कैसा लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है ना, तो वर्टिकल मतलब बाई बी को लेना है। किसको लेना है, बाई बी के। तो बी कोऑर्डिनेट में, बी पॉइंट पे किसको लेना है, बाई बी के। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा है, वर्टिकल है। और सी पॉइंट पे कैसा लेना है, सी पॉइंट पे देखिए, खुद से देखिए, सी पॉइंट पे कैसा लेना है, कौन सा एक्सिस पे लेना है, तो हॉरिजेंटल वाला पे लेना है, क्योंकि यहाँ बाई सी क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स सी का वैल्यू लेना है, किसका वैल्यू लेना है, एक्स सी का। तो एक्स सी इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आइए बाई बी को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाई बी का वैल्यू कितना होगा, बस ये ही जो निकाल लिया। अगर बाई बी निकालने के लिए सीख गया तो फोर्स में खाली फोर्स गुने बाई बी करना है अब। ठीक है, खाली बाई बी निकालना सीख जाइए। तो बाई बी कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए बाई बी कैसे निकालेंगे, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब बाई बी का वैल्यू, बाई बी क्या है, कोऑर्डिनेट, वर्टिकल कोऑर्डिनेट ना, वर्टिकल बाई बी यही निकालना है ना। तो बाई बी कैसे निकलेगा, एंगल यहाँ थीटा है, कौन सा फिगर, इस फिगर में दिखाते हैं, एगो फिगर बनल होगा, देखिए इसी फिगर में दिखाते हैं, बड़ा वाला फिगर। देखिए, ये कोऑर्डिनेट, यही कोऑर्डिनेट माने थे ना, ऐसे कोऑर्डिनेट माने थे। तो ये एल है, ये एल है, तो ये वर्टिकल लाइन कितना हो, एल है, ये थीटा है। तो कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट लेना आता है ना। तो एल इस पे वर्टिकल पे जाएगा तो क्या होगा, इस पे जाएगा तो क्या होगा, अगर देखिए, अगर हम एल इस पे ले जाते हैं तो थीटा के साथ में है, तो यहाँ एल कॉस थीटा होगा, एल कॉस थीटा होगा वर्टिकल पे। तो ये लाइन देखिए, ये लाइन के पैरेलल ए लाइन, तो ये भी कितना होगा, एल कॉस थीटा होगा। हाँ या ना, बोलिए फिर से, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिएगा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एल है, ये कितना है, एल है, और एंगल कितना है, थीटा है। तो थीटा तो कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट लेने आता है ना। तो ये बाई एक्सिस जो है, जो फोर्स लग रहा है बाई डायरेक्शन पे, तो इसके साथ थीटा है, यानी वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना, बाई बी इजकल टू क्या हो गया, एल कॉस थीटा। बाई बी इजकल टू एल कॉस थीटा, उसको हमको डिफरेंशिएट कर देना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई बी अपॉन डी थीटा। तो कॉस थीटा को क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। एल तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एल को बाहर कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो डी बाई बी इजकल टू क्या होगा, डी बटा थीटा, इन्हें भागा में तो उधर जाके गुना में, यानी डी बाई बी इजकल टू माइनस एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आया पॉइंट यहाँ तक, एक बार रिपीट कर दे इस चीज को।
खाली यही बाई बी जिनको निकालना आ गया वो क्वेश्चन सोल्व कर ले, क्योंकि अभी तक तो हम दो स्टेप में कुछ किए ही नहीं थे। एगो में ओरिजिन माने या दूसरा में कोऑर्डिनेट माने। यही जो पॉइंट है इतना ही दूर है जो आपको क्वेश्चन को समझा रहा है। क्वेश्चन में आप मतलब बाद में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आपको कभी भी वर्ग जो इसमें वर्चुअल वर्ग के न्यूमेरिकल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार बाई भी फिर से देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी फिगर से निकाल सकते हैं। बड़ा वाला फिगर वहां पे बड़ा सा लिखा हुआ था तो इसलिए वहां दिखा रहे थे, अभी यहीं पे दिखा देते हैं। जैसे ये बाई भी है तो बाई भी हम किसको बोल रहे हैं, वर्टिकल लाइन को ना, मतलब वर्टिकल को बाई बोलते हैं, हॉरिजेंटल को एक्स बोलते हैं। तो ये बाई भी हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो किस डिस्टेंस के बराबर होगा, ये एल है, एल है, ये मेंबर का क्या है, लेंथ एल है, ये थीटा है। तो वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। यही इसी के बात करें, अगर हम हॉरिजेंटल की बात करें तो इतना दूर क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अच्छा यहीं तक एल कॉस थीटा ना होगा, यहीं तक ना, अब फिर इधर भी थीटा ही है तो ये भी कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो अगर हम हॉरिजेंटल वाला लेंगे तो एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा 2 एल कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल में सिर्फ क्या होगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी ये साइन ना होगा, एक सेकेंड बाबू, इसको साइन, क्योंकि वो वर्टिकल वाला है, ये वाला एल कॉस जिसके साथ थीटा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कॉस कंपोनेंट होता है। अगर हम इधर से लेंगे, इसको लेंगे एल कॉस थीटा, जैसे एल लेंथ का है तो एल कॉस थीटा है तो ये क्या होगा, एल साइन थीटा होगा। तो ये पैरेलल लाइन क्या होता है, सेम ही होता है, तो एल साइन थीटा। उसी तरह से इधर भी करेंगे तो ये भी एल साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, 2 एल साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम एक्स सी की बात करेंगे और बाई बी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्टिकल का एल कॉस थीटा। बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं समझना था। तो बाई बी का वैल्यू कितना हो गया, एल कॉस थीटा, और उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो एल कॉस थीटा यानी एल माइनस एल साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। हमको सिर्फ क्या चाहिए, डी बाई बी चाहिए, अब बटा डी थीटा है तो इन्हें भागा में है तो उधर गुना में भेज देंगे तो क्या बचेगा, ऐसे है माइनस एल साइन थीटा। तो हमको सिर्फ क्या चाहिए, डी बाई बी चाहिए ना, तो इधर बटा में जो डी थीटा है उसको क्या हो जाएगा, इन्हें गुना में हो जाएगा, एल साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्या हो जाएगा, इंटू डी थीटा। ठीक है, चलिए अब एक्स सी की बात करें तो एल साइन थीटा था प्लस एल साइन थीटा था, क्योंकि ये वाला ऐसे सिमेट्री से बना, नीचे दिखा रहा है ये सिमेट्री से एल साइन थीटा, तो ये भी एल साइन थीटा, दोनों को जोड़ देंगे टोटल कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा एक्स सी का, तो 2 एल साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 एल साइन थीटा। अब एक्स सी को भी क्या करना है, डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो 2 एल साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, डी थीटा। तो 2 एल साइन थीटा बटा डी थीटा क्या होता है, 2 एल कॉस थीटा हो जाएगा, 2 एल कॉस थीटा हो जाएगा। और हमको सिर्फ क्या निकालना है, डी एल एक्स सी निकालना है। तो डी थीटा इन्हें भागा में तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो यानी बाई बी की भी, डी बाई बी की भी वैल्यू आ गया, डी एक्स सी के भी वैल्यू आ गया। डी बाई बी की वैल्यू कितना आ गया, माइनस एल साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 एल कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यही वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो मतलब एक ही जगह तो था जो आपको समझना है, बाकी कुछ समझने वाला है नहीं। अब तो और नहीं है, अब तो खाली प्रिंसिपल का यूज कर लीजिए, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो डब्ल्यू इजकल टू वर्क डन इजकल टू कितना होता है, टोटल जीरो। तो टोटल जीरो यानी F1 DS1 प्लस F2 DS2 इजकल टू कितना, जीरो। तब फोर्स बन कितना था, 100। अच्छा माइनस क्यों लिए, क्योंकि जो फोर्स लगा रहा था वो नीचे की ओर लगा रहा था ना, बाई डायरेक्शन में नीचे की ओर लगा रहा है ना, बाई एक्सिस पे कहाँ लगा रहा है, नीचे की ओर। तो नीचे फोर्स ऑफ ट्रांसमिबिलिटी से कहाँ चल जाएगा, माइनस एक्सिस में चल जाएगा, माइनस एक्सिस में चल जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनस में लेंगे। ठीक है, बात को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आइए फिगर से दिखाते हैं। माइनस हम क्यों लिए उसकी बात बता रहे हैं। तो माइनस हम क्यों लिए, क्यों, देखिए यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स किधर की ओर जा रहा है, निगेटिव एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये ऊपर बाई प्लस है, नीचे बाई माइनस, इधर एक्स प्लस है, इधर एक्स माइनस। तो ये फोर्स किधर की ओर जा रहा है, निगेटिव की ओर, तो निगेटिव ले रहा है। और ये फोर्स देखिए एक्स वाला भी देख लीजिए, एक्स वाला भी किधर की ओर जा रहा है, निगेटिव की ओर ही जा रहा है, तो ये भी निगेटिव ही लेंगे। ठीक है, ये भी फोर्स क्या लेंगे, निगेटिव ही लेंगे। तो 100 फोर्स बन कितना था, 100 था, 100 गुने डी बाई बी।
ठीक है। अब फोर्स ये वाला जो एक्स एक्सिस में लग रहा था फोर्स कितना लग रहा था एफ, ए भी निगेटिव की ओर जा रहा था तो माइनस ले लिए, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना था डी एक्स सी इजकल टू जीरो। सो डी एक्स बी का डी बाई बी का वैल्यू कितना आया था माइनस एल साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इसका वैल्यू कितना आया था माइनस एफ डी एक्स सी का वैल्यू कितना था 2l cos थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया इजकल टू जीरो। अच्छा डी थीटा एल इसमें भी है, डी थीटा एल इसमें भी है, तो कॉमन ले ले डी एल थीटा, तो क्या बचेगा 100 साइन थीटा माइनस 2f cos थीटा इजकल टू जीरो। तो डी थीटा इंटू एल है इन्हें गुना में तो उधर भागा में, तो बचेगा क्या 100 साइन थीटा माइनस 2f cos थीटा। अब जीरो बटा कुछ भी वो जीरो ही हो जाएगा, तो 100 साइन थीटा ये माइनस 2f तो उधर जाके प्लस 2f cos थीटा, तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा 100 साइन थीटा में से भागा हो जाएगा 2 cos थीटा का, तो 2/100 कितना हो गया 50 tan थीटा, तो एफ इजकल टू यही आ गया 50 tan थीटा। तो एफ इजकल टू कितना आ गया 50 tan थीटा, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 30 डिग्री, कितना दिया हुआ था 30 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एल इजकल टू 20 मीटर है, थीटा इजकल टू 30 डिग्री है, तो एल का तो कहीं जरूरत नहीं हमको पड़ा, एल तो कैंसिल आउट करके हम गुना भागा करके उधर भेज दिए, ठीक है। तब पुट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन अगर पुट करने की कभी जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर पुट कर देते, एल इन्हें गुना में ला के उधर भागा में जीरो के बराबर हो गया, तो वो तो खत्म हो गया, जो खाली थीटा का वैल्यू आया है तो थीटा पुट कर देंगे, एफ इजकल टू 50 tan 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे तो 28.86 न्यूटन। अगर आपको ऊपर से 100 न्यूटन का लोड लगा रहा है और ये बॉडी को आप चाहते हैं कि इधर स्लाइड ना करे, तो आपको इधर से कितना लोड लगाना पड़ेगा 28.86 न्यूटन का लोड लगाना पड़ेगा। कितना आसान क्वेश्चन था, समझ देखें कितना आसान क्वेश्चन था। सेम जैसा क्वेश्चन एक और करवा रहे हैं, find the force F to keep the system in equilibrium at given position. Assume bar AB and BC are identical. Weight of each bar is W and length of each bar is L. यहाँ पे जो बार है जो लेंथ का बार है वो दिया है W, कंसीडर करना है। अब पिछली बार में क्या लिखा हुआ था कंसीडर नहीं करना है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला था कि वेटलेस है, जो बार है वो क्या है वेटलेस है, और तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ बार में वजन है, ये बोल रहा था कि ये जो बार है ना एक ऐसा वेटलेस है, पहला क्वेश्चन बना है। अब दूसरा में बना रहे हैं ना कि इसमें बार का वेट को कंसीडर करना है, ठीक है, इसका एज्यूम करना है। तो आइए इसको देखते हैं, तो क्या क्या हो सकता है बताइए। तो इसको पहले रिमूव करते हैं और देखिए यहाँ से, अगर इस बार का वजन है तो वजन है तो नीचे डब्लू लगाएगा लोड, और ये भी डब्लू लगाएगा, कहाँ लगाएगा सेंट्रॉइड पे मतलब पूरा का लेंथ एल है तो कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। लोड कहाँ लगेगा डब्लू पे, ये भी लोड कहाँ लगेगा सेंट्रॉइड में मतलब आधा आधा पर L/2 पे L/2 पे, पूरा बार का वजन कहाँ पे आ जाएगा सेंट्रॉइड पे आ जाएगा। अच्छा वजन लगने के कारण ये बार पीछे की ओर खिंचाएगा, अरे यहाँ पे ई पॉइंट पे बी पॉइंट पे ध्यान से सुनिएगा, यही क्वेश्चन है यहाँ पे, यही क्वेश्चन है कि जब ये फोर्स जो बार का वेट लग रहा है नीचे की ओर, तो ये बार क्या हो जाएगा दबना चाहेगा, नीचे की ओर दबना चाहेगा तो इस पॉइंट से बार क्या हो जाएगा पीछे चलाएगा, कहीं यहाँ पे चलाएगा, ठीक है, कहीं यहाँ पे चल जाएगा। तो ये कितना फोर्स से इसको खींचे आगे कि ये बैलेंस रहे बॉडी, क्या रहे बैलेंस रहे बॉडी। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ पाए क्वेश्चन, नहीं समझे इसको कैसे करके दिखाएं। अभी मतलब वीडियो में सामने हम रहते तो हाथ से करके दिखे वो करते, ऐसे आप फिर से एक बार समझ के देखिएगा। जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, तो इसमें हम अगर नीचे की ओर खींचना चाहेंगे, रस्सी समझ लीजिए ना, ये रस्सी है, तो रस्सी को हम बीच से खींच दें तो ये रस्सी इतना ही रहेगा कि ये नीचे एने की ओर आएगा, एने की ओर दबाएगा, आएगा ना एने की ओर। अच्छा ये भी नीचे वाला बार है, इसको भी हम खींचेंगे तो सिकुड़ेगा ना पीछे की ओर सिकुड़ेगा ना, है ना, इस तरह से होगा ना, इस तरह से बार जो यहाँ पहले पोजीशन था डॉट डॉट करके बनाते हैं, कैसा हो जाएगा। मान लीजिए ये बॉडी है तो इस तरह से अगर हम यहाँ से लोड नीचे की ओर लगा रहे हैं तो ये बॉडी कैसा होगा कुछ सिकुड़ जाएगा ऐसे करके, है ना, इस तरह से हो जाएगा। और इधर से भी कैसा हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ई यहाँ आ जाएगा पॉइंट, जो ई पॉइंट बी यहाँ है वो क्या हो जाएगा बी डैश यहाँ हो जाएगा। तो कितना आगे की ओर हम फोर्स से खींचे रहे कि ये बॉडी पीछे की ओर ना जाए, है ना।
बी पॉइंट पीछे की ओर ना जाए, हम कितना फोर्स से आगे खींचे, तो यही चीज निकालना है आपको। द फाइंड द फोर्स एफ टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एट गिवन पोजीशन, एज्यूम बार ए बी एंड बी सी आर आइडेंटिकल एंड वेट ऑफ ईच बार इज डब्ल्यू एंड लेंथ ऑफ ईच बार इज एल। ठीक है, तो ए वाला आपको फोर्स कितना लगाना है ताकि सिस्टम जो हो किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिन पॉइंट मानते हैं, तो किसको आप ओरिजिन पॉइंट मानिएगा, बी तो घसक ही रहा है, और सी भी क्या है, स्लाइडर है, ये भी आगे पीछे हो सकता है, सॉरी रोलर है, तो रोलर क्या होता है, उसी वर्टिकल डायरेक्शन पे ही आगे पीछे होगा। ठीक है, इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से किया हुआ है, तो ये रोलर है, मतलब इसमें आगे पीछे मोशन हो सकता है। तो कौन सा पोजीशन फिक्स्ड पोजीशन होगा, कौन सा पोजीशन फिक्स्ड पोजीशन होगा बताइए तो ये वाला होगा ए पोजीशन। कौन होगा, ए पोजीशन, फिक्स पोजीशन। तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट लग रहा है, अभी पीछे दिखाए थे ना, तो ये डी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई डी हो जाएगा, बी पे क्या हो जाएगा, एक्स बी बाई बी हो जाएगा, और ई पॉइंट पे जहाँ जहाँ लोड लग रहा है, तो ये ही तो इतने जगह तो लोडे लग रहा है, एगो डी पे लग रहा है, एगो बी पे लग रहा है, एगो ई पे लग रहा है। तो डी पे क्या हो जाएगा, एक्स डी बाई डी हो जाएगा, बी पे क्या हो जाएगा, एक्स बी बाई बी हो जाएगा, और ई पे क्या हो जाएगा, एक्स सी बाई ई हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सा कोऑर्डिनेट, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट मानते थे, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा बताइए तो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, तो देखिएगा फिक्स्ड पोजीशन से कोऑर्डिनेट मानते थे ना, तो ये बाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है, ये नीचे वाला में ना है, इसमें है ना, चौथा कोऑर्डिनेट में देखिए तो ये एक्स एक्सिस हो गया, प्लस वाला एक्स एक्सिस और माइनस वाला बाई एक्सिस, तो ये किस में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। समझ में आया ये चीज है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। चलिए, तो एक्स डी हो गया, बाई डी हो गया, एक्स बी हो गया, बाई बी हो गया, एक्स सी हो गया, बाई ई हो गया। तो हम लोग कोऑर्डिनेट मान लिए, डी पॉइंट पे एक्स डी बाई डी, बी पॉइंट पे एक्स बी बाई बी, और ई पॉइंट पे एक्स सी बाई ई। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में कौन कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो कोऑर्डिनेट तो माने, लेकिन कौन सा कोऑर्डिनेट में फोर्स लग रहा है, तो ये वर्टिकल पे लग रहा है ना। देखिए तो वर्टिकल, ऐसे ही आपको देखने से पता चल रहा है कि लोड वर्टिकल में लग रहा है, तो किसको कंसीडर करेंगे, बाई डी को। इसमें ये एक फोर्स कहाँ पे लग रहा है, हॉरिजेंटल में, तो इसमें यहाँ क्या होगा, एक्स बी, यहाँ पे क्या होगा, एक्स बी डायरेक्शन में। और ई पॉइंट भी कहाँ लग रहा है, वर्टिकल में, तो वर्टिकल में लग रहा था बाई। आपको कौन कौन सा हो गया, बाई डी, एक्स बी और बाई, इसी तीनों को निकालना है डिस्प्लेसमेंट बस। ठीक है, तो किसका किसका निकालना है, बाई डी का निकालना है, एक्स बी का निकालना है, और बाई ई का निकालना है। अच्छा, बस यही का डिस्टेंस निकाल लेते कहानी हो जाता है। तो एक्स डी बाई डी किसके बराबर होगा, बाई डी मतलब वर्टिकल वाला ना, तो ये थीटा है, इसके हम ऐसे करके यहाँ पे इस तरह से जूम कर ले, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये थीटा होता है तो इसके एंगल भी क्या होता है, ये थीटा होता है। एक सेकेंड, ये वाला लाइन ले रहा है ना इस तरह से, दो पैरेलल लाइन के बीच में कैसे बनाए, यहाँ पे तो बनाने भी नहीं बन रहा है, रुक जाइए, आई की वर्टिकली करके दिखा देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है ना, एक कोण के बराबर एक कोण होता है। तो पैरेलल लाइन वाला, दो पैरेलल लाइन के बीच में जैसे एक कोण बराबर है, तो एक कोण भी बराबर होता है, इस तरह से करके। तो यहाँ पे ए पैरेलल लाइन है, ए पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, और यहाँ से मान लीजिए ये वाला क्या है आपका एंगल है, तो ये वाला एंगल के बराबर क्या होगा, ये एंगल होगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला एंगल के बराबर ये एंगल होगा। नहीं रुकिए, एक बार फिर से इरेज करके बता रहे हैं कि वो एंगल कैसे बराबर होगा, एक सेकेंड। चलिए देखिए यहाँ पे ये वाला क्या है, ये वाला लाइन हो गया इस तरह से, तो ये वाला लाइन इस तरह से, ये वाला लाइन यहाँ से ये वाला है, तो यहाँ से ये लाइन वाला है, और बीच से ये वाला देखिए ऐसे बार किया हुआ, तो ये बार है, तो ये एंगल के बराबर क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह से ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया। ठीक है, और कितना पे ये वाला वेट लग रहा था, L/2 पे लग रहा था, कितना पे लग रहा था, L/2 पे लग रहा था। तो L/2 है, ये थीटा है, तो हमको ये वाला वर्टिकल लाइन पे लेना है, तो ये किसके साथ लगा हुआ, हॉरिजेंटल के साथ थीटा है, तो हॉरिजेंटल वाला कॉस थीटा हो जाएगा, वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, L/2 साइन थीटा हो जाएगा, L/2 साइन थीटा, यानी बाई डी का वैल्यू कितना, L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा। कोई दिक्कत, एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में किसको निकालना था, एक्स बी को निकालना था, किसको निकालना था, एक्स बी को निकालना था। तो एक्स बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स बी वाला देखिए ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला तो ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है। अब पूरा, क्योंकि इसमें पूरा को निकालना है, इरेज करके बताते हैं थोड़ा सा, खाली आराम आराम से देखते चलिए, बस हो गया, खाली वही डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और फार्मूला लगाएंगे। तो ये थीटा है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या था, एल था ना, एल था ना, तो एल है, तो ये हॉरिजेंटल वाला के साथ थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। इसमें कोई कन्फ्यूजन, इसमें कोई कन्फ्यूजन, देखिए इस तरह से हम ट्रायंगल बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, ये टोटल लेंथ है एल, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। समझ में आया। चलिए अब तीसरा हमको चाहिए, तीसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आराम से समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस खाली समझना कि कहाँ से कहाँ डिस्टेंस होगा। तो चलिए ये पॉइंट पे हम बाई की बात करते हैं, तो बाई कहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेके कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से ओरिजिन है ए पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ तक का डिस्टेंस ये तो हम समझ रहे हैं, बीच वाला ये एल कॉस थीटा हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये थीटा है, ये थीटा था, तो ये क्या था, एल था, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ई डिस्टेंस कितना होगा, ई डिस्टेंस कितना होगा, तो ई डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकाल लेंगे, तो इस तरह से निकाल लेते हैं, ये आपका क्या है, एल साइन थीटा है, ये आपको एल बटा टू पे लग रहा है ना, ये एल बटा टू पे लग रहा है ना, तो ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, एल बटा टू साइन थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, एल बटा टू कॉस थीटा। यहाँ तक इसी ये पॉइंट तक देख रहे हैं, ये पॉइंट तक ये थीटा, तो एल बटा टू कॉस थीटा, ये एल बटा टू कॉस थीटा, तो एल बटा टू साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ कितना होगा, एल साइन थीटा होगा, तो एल साइन थीटा में से एल बटा टू साइन थीटा घटाएंगे तो ये भी कितना होगा, एल बटा टू साइन थीटा होगा। या दूसरे जैसे आपको निकालना चाहिए, कैलकुलेशन जिनको मजबूत होगा वो समझ पा रहे होंगे, ठीक है, अगर कैलकुलेशन में ही आपको दिक्कत होगा तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं समझाने का दो तीन तरह से, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जिनको समझ में आया होगा वो थोड़ा सा आगे वीडियो बढ़ा लेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखिएगा कि हम लोग पहले कि हमको कौन कौन सा पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, कौन सा लेंथ निकालना है, तब बाई डी निकालना है, फिर किसका निकालना है, एक्स बी निकालना है, और फिर किसका निकालना है, बाई निकालना है, यही तीनों का डिस्टेंस निकालना है। तब बाई डी की बात करते हैं, बाई डी कितना दूर, डब्लू वाला के लिए, तब बाई डी की लेंथ मतलब ओरिजिन से कहाँ तक, यहीं तक ना, ओरिजिन से यहीं तक ना, डब्लू कहाँ तक लगा हुआ है, एल बटा टू ही पे ना लगा हुआ है, तो एल बटा टू, तो ये वाला फिगर हम अलग काट के हटाते हैं, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया एल बटा टू, तो ये वाला हमको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना हो गया, एल बटा टू साइन थीटा, तो यहीं तक का डिस्टेंस था एल बटा टू साइन थीटा। चलिए तो ये तो एल बाई डी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि बाई डी का वैल्यू कितना हो गया, एल बटा टू साइन थीटा, बाई डी में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स बी की बात करते हैं, एक्स बी की बात करते हैं, तो एक्स बी का डायमेंशन देखिए कहाँ से कहाँ तक है, जो पहले देखिए, तो एक्स बी यहाँ पे है, यानी ए वाला लाइन, एक्स बी ए वाला लाइन, ठीक है, और ये आपका ए से यहाँ तक यानी यहाँ तक का डिस्टेंस, तो एक्स बी यानी पूरा की बात कर रहा है, नहीं पूरा एल की बात कर रहा है ना, डब्लू जब लग रहा था तब हम एल बटा टू पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस ले रहा है ना एल, तो एल आई थीटा, यानी डिस्टेंस कैसा हो गया, अब ये हो गया थीटा, ये हो गया एल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपको एक्स बी की चाहिए ना, हमको हॉरिजेंटल वाला चाहिए, तो हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा, हॉरिजेंटल के साथ एंगल है, तो कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, तो एक्स बी वाला में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये एक्स बी का कितना वैल्यू हो जाएगा, एल कॉस थीटा, तो जब ये एल कॉस थीटा तो ये कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, इतना तो कन्फर्म है, यानी हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जैसे इधर एल साइन थीटा है तो उधर वैसा ही इधर भी तो एल साइन थीटा होगा, ये एल साइन थीटा होगा, ये वैसे तो नीचे भी होगा सिमेट्री से, ऊपर एल साइन थीटा तो नीचे भी एल साइन थीटा, लेकिन हमको हमको बाई के लिए कहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, यहीं तक डिस्टेंस चाहिए, तो एल बटा साइन थीटा, तो ये कितना होगा, तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ कितना था, एल साइन थीटा था,
यहाँ से यहाँ एल साइन थीटा था, तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो एल साइन थीटा में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना होगा, डब्लू है कहाँ पे लग रहा है, L/2 पे लग रहा है, तो ये कितना होगा, L/2 साइन थीटा होगा, जैसे ऊपर हुआ था L/2 साइन थीटा। तो ये पूरा एल साइन थीटा है, ये कितना है L/2 साइन थीटा है, तो ये कितना बचेगा, L/2 साइन थीटा, बस यही। तो एल साइन थीटा, तो अब यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो, इतना खींच पीछ हो गया कि पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। अगर आप बारीकी से समझ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं। देखिए तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, एल साइन थीटा प्लस L/2 साइन थीटा, यानी बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा प्लस L/2 साइन थीटा, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 एल साइन थीटा, 3/2 साइन थीटा। अच्छा, और निगेटिव पॉजिटिव देखना है, निगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बाई वाला एक्सिस क्या होता है, निगेटिव, तो इसलिए ये भी निगेटिव रहेगा और ये बाई वाला दोनों निगेटिव रहेगा, एक्स वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट कैसा होता है, बाई निगेटिव होता है, एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी कोऑर्डिनेट बनाए थे उसी टाइम दिखाए थे कि बाई फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन बाई निगेटिव होता है। तो जो बाई डी का वैल्यू आया था वो कितना आया था, L/2 साइन थीटा, तो ये बाई वाला क्या होता है, निगेटिव ना, तो निगेटिव शो कर देंगे, ठीक है। एक्स भी तो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए एल कॉस थीटा पॉजिटिव ही रह जाएगा। और बाई मतलब बाई डायरेक्शन वाला हमेशा निगेटिव ही रहेगा, तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, जोड़ के भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। बाई डी इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस L/2 साइन थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एक्स भी इजकल टू क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। अब बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल साइन थीटा माइनस L/2 साइन थीटा, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, -3/2 एल साइन थीटा। अगर हम अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, सिर्फ डी बाई डी न चाहिए, तो ये डी थीटा गुना में चला जाएगा, ठीक है। अब एक्स बी को भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एल साइन थीटा हो जाएगा। तो डी एक्स बी इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बाई ई बी बटा डी थीटा, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3/2 एल कॉस थीटा। और डेल बाई ई इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी डी थीटा यानी गुना में, तो इधर हो जाएगा भागा में, ठीक है। तो अब आइए डी इजकल टू कितना आ गया वैल्यू, -L/2 कॉस थीटा डी थीटा। डेल एक्स बी का वैल्यू -L साइन थीटा डी थीटा, डेल बाई ई की वैल्यू -3/2 एल कॉस थीटा डी थीटा। यही वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्क है, ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो चौथा स्टेप में हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क डन इजकल टू 0। तो डब्लू देखिए नीचे की ओर लग रहा था, निगेटिव एक्सिस की ओर, तो माइनस में इंटू डेल बाई डी, और डेल बाई डी का वैल्यू कितना था, -L/2 कॉस थीटा डी थीटा। फोर्स, एक जो फोर्स लग रहा था वो कैसा लग रहा था, पॉजिटिव एक्सिस के तरफ, पॉजिटिव एक्सिस के तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, और इसका वैल्यू कितना था, -L साइन थीटा डी थीटा। डब्लू जो लग रहा है ई पॉइंट पे, वो भी नीचे की ओर निगेटिव एक्सिस की ओर, तो वो भी निगेटिव हो जाएगा, और उसका वैल्यू जितना क्या था, डेल बाई ई का वैल्यू, तो डेल बाई ई का वैल्यू कितना, -3/2 एल कॉस थीटा डी थीटा। बस इसको गुना भागा कीजिए, हो गया। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस WL/2 कॉस थीटा डी थीटा। ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -FL साइन थीटा डी थीटा। और इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3WL/2 कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ डी थीटा देख रहे हैं, डी थीटा और डी थीटा, एल भी है, एल भी है, एल भी है, कॉमन है, तो एल थीटा, एल इंटू डी थीटा बाहर कर देंगे, W/2 कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, अब प्लस 3/2 W कॉस थीटा। अब इन्हें गुना में तो उधर भागा में बचेगा क्या, W/2 कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा प्लस 3/2 W कॉस थीटा इजकल टू 0। तो अब निकाल लीजिए यहाँ से, ये माइनस में एफ साइन थीटा, तो इधर प्लस में एफ साइन थीटा, जोड़ देंगे W कॉस थीटा प्लस 3W कॉस थीटा बटा 2, ये हो जाएगा कितना, ये दो भागा में तो उधर जाके गुना में, और 3 1 कितना हो गया, 4W कॉस थीटा इजकल टू 2F साइन थीटा। हमको एफ का वैल्यू निकालना है ना, तो उसको भागा में भेज देंगे, तो W कॉस थीटा बटा 2 साइन थीटा, दो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2W कॉट थीटा। अगर थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो पुट कर दीजिएगा, और W का वैल्यू दिया रहेगा तो पुट कर दीजिएगा। तो दिया नहीं था, सिर्फ ऐसा ही W और थीटा लिखा हुआ था, तो उसी के टर्म में छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप वर्क डन का आपको
कंसेप्ट पूरा सीख गए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में, जैसे कमेंट देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो डॉट क्लास ले लेंगे ये वाला समझाने के लिए, ठीक है, बोर्ड पे समझा देंगे, या भी ही बोर्ड पे समझा देंगे, नहीं आप डॉट, अगर डॉट रहेगा तब हम इसको बोर्ड पे समझा देंगे, ठीक है। देखिएगा अगर डॉट बताइएगा कि इसको निकालने में कोई दिक्कत हुआ था, क्योंकि खिचपिच हो गया, हमको खुद लग रहा है कि यहाँ पे खिचपिच हो गया, तो पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आ गया होगा, वैसे कोई मुश्किल पॉइंट नहीं था, ठीक है। तो फिर भी अगर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बीटेक थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, यहाँ आपको देखना क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मिनिमम, जैसे इसके पहले हम लोग वर्चुअल वर्क के बारे में बात किए थे, उसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद है एक्टिव फोर्स एंड एक्टिव फोर्स डायग्राम होगा, आप अपना सिलेबस को चेक कीजिएगा, वहाँ पे होगा एक्टिव फोर्स एंड एक्टिव फोर्स डायग्राम। उसके बाद होगा कंजर्वेटिव फोर्स, और फिर अभी इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, बाकी और आगे इसका लेक्चर आएगा, और इसमें एक इक्वेशन को भी प्रूव करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम। अगर कोई भी पार्टिकल को मिनिमम नंबर, कोऑर्डिनेट का मिनिमम नंबर जो डिस्क्राइब करता है, यानी वैसे ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल से समझा देते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक जैसे पार्टिकल है, ये क्या है आपका पार्टिकल है, ए पार्टिकल नाम दे देते हैं, और इसमें दे देते हैं बी पार्टिकल नाम दे देते हैं, यहाँ पे बी पार्टिकल दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, आपको देख के पता चल रहा होगा कि किस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। यहाँ पे बाई क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, और जेड एक्सिस क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मतलब ये बाई में नहीं जा रहा है ना जेड में जा रहा है, और किस में सिर्फ जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो यही डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया इसका, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है और मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सिस्टम, वो कौन सा कोऑर्डिनेट में वो मूव कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट में कर रहा है। और जो इसका रिस्ट्रिक्शन होगा वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेंट्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेंट्स बोलते हैं। जैसे डिफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम इजकल टू क्या है, 3n-k, हम लोग फार्मूला यूज करते हैं निकालने के लिए, तो 3n-k। तो यहाँ पे n क्या है, जो पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम लोग कंसंट्रेंट्स बोल रहे हैं, और उसके वैल्यू के यहाँ पुट करते हैं। अभी निकाल के भी आपको दिखाएंगे। तो वेयर 3 शोज डायमेंशन और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब k क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेंट्स है। तो अब पहले इसको समझते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है, एक्स एक्सिस में सिर्फ है, तो हो गया डिफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, देखिए एक्स एक्सिस में जा रहा है और वाई एक्सिस में जा रहा है, ये दोनों एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन कौन सा है यहाँ पे, जेड एक्सिस का है, ठीक है। तो जेड एक्सिस का है, यानी डिग्री डिफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे, 2 है। कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, क्योंकि यहाँ पे तीन हम लोग के पास कितना एक्सिस है, 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये एक्स और वाई में मूव कर रहा है, जेड यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, उस डायरेक्शन में उसको नहीं जाना है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेंट्स कहते हैं, जिस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है, जिसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कंसंट्रेंट्स का, कि concentrations refer to a reduction of the degree of freedom of the elements of a system exerted by some collection of elements, or a limitation or based on the variability or possibility of change in the kinds of such elements। कि किसी भी डायरेक्शन में कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, तो उसके जैसे 3 डायरेक्शन है अपना, एक्स वाई जेड है, तो जिसमें वो नहीं कर रहा है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेंट्स कर रहे हैं, उसी को वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, के, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल देते हैं कि सेकेंड के लिए एक सेकंड, जो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है, तो 1 में रिस्ट्रिक्शन कितना है, वो 2 है,
क्योंकि ये बाई और जेड में नहीं जा सकता है, तो के का वैल्यू यहाँ पे कितना 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 1। ठीक है, यहाँ पे कितना है, सेकेंड क्वेश्चन में कितना है रिस्ट्रिक्शन 1 है, सिर्फ ये जेड में नहीं जा सकता है, तो के इजकल टू कितना 1। ठीक है, तो यही है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ये पी पॉइंट बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2 है, एक्स और वाई में जा रहा है। यही जो आपका कंसंट्रेंट्स की बात करें तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। यहाँ पे आते हैं, अगर इसको हम थीटा जैसे कोई पोलर कोऑर्डिनेट में होता है, जैसे सर्कल की ही बात करते हैं यहाँ पे कि ये पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कम ऑफ ए सर्कल, तो इसके सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा ही काफ़ी है इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन, एक फार्मूला यूज करके आपको बता देते हैं कि 5 पार्टिकल्स है। कितने पार्टिकल्स हैं, 5 पार्टिकल्स है, मूविंग फ्रीली इन ए प्लेन बाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक प्लेन में बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे नहीं, सॉरी, 5 पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जैसे आप देखें प्लेन है, प्लेन मतलब 2D, एक्स एक्सिस और क्या है बाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो कितना है, एक है, यानी कौन है, जेड एक्सिस है। तो हम एक पार्टिकल का पहले निकाल लेते हैं, तो 3n माइनस के, तो एन पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए निकाल के 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो और दूसरे तरीके से भी इसको बता देते हैं, तो 3 इंटू और नंबर ऑफ पार्टिकल, 1 पार्टिकल के लिए निकाल रहे हैं तो 1। अब कितना रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, 1 है, तो 3 गुने 1 माइनस 1 यानी कितना हो गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो एक पार्टिकल के लिए 2 है, तो 5 पार्टिकल के लिए तो 2 इंटू 5 यानी 10 हो गया। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं, 5 पार्टिकल के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इजकल टू 3n माइनस के, 3n माइनस के। ठीक है, 3 गुने 5 पार्टिकल्स कितना है 5। अच्छा, एक पार्टिकल का जो रिस्ट्रिक्शन है 1 है, मतलब एक पार्टिकल एक डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, दूसरा पार्टिकल फिर जेड डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, तीसरा पार्टिकल जेड डायरेक्शन में नहीं, उसी तरह से कितना पार्टिकल नहीं जा सकता, 5 पार्टिकल जेड डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। तो के का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 5, तो 5 या 15 माइनस 5 यानी कितना आ गया आपका 10 आ गया। ठीक है, तो यही ऐसा ही करके हम लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, है ना। चलिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो वैसे कुछ था भी नहीं, ये सब बहुत ही आसान टॉपिक था। ठीक है, चलिए अब दूसरा लेते हैं हम लोग, एक्टिव फोर्स एंड एक्टिव फोर्स डायग्राम। एक्टिव फोर्स क्या है और एक्टिव फोर्स डायग्राम क्या है। तो जो एक्टिव फोर्स है, ऐसा लोग मतलब समझ लेते हैं कि एक्टिव फोर्स जैसे फ्री बॉडी डायग्राम है ना, तो ऐसा नहीं है। एक्टिव फोर्स फोर्स जो डायग्राम है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिव फोर्स को काउंट नहीं करते। आइए उसको पढ़ते हैं। एक्टिव फोर्स आर एक्सटर्नल फोर्स कैपेबल ऑफ डूइंग वर्चुअल वर्क ड्यूरिंग पॉसिबल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस होता है जो क्या करवाता है, वर्चुअल वर्क करवाता है। ठीक है, व्हेन यूजिंग द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क वी ड्रॉ ए डायग्राम दैट आइसोलेटेड द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन अनलाइक द फ्री बॉडी डायग्राम where all forces are shown. The diagram for method of virtual work need to show only the active forces, since the reactive forces do not enter into the application of virtual work. Such drawing will be termed on the active force diagram. ये पूरा लिखा हुआ उसको हम एक लाइन में समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तो पहली बात की फ्री बॉडी डायग्राम जैसा नहीं होता है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग मतलब डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग वो फ्री बॉडी डायग्राम जैसा नहीं होता है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए पी फोर्स है जो अप्लाइड फोर्स है, इसके पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लगेगा, जिधर मोशन आएगा उसके अपोजिट में। नीचे ये ब्लॉक जमीन पे लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो नीचे से एक रिएक्टिव फोर्स देता है, यानी एक्शन रिएक्शन देता है, उसको हम लोग एन या आर से डिनोट करते हैं। इसको कोई कोई आर से डिनोट करते होंगे। और नीचे क्या है, इसका वेट लग रहा है mg। तो बताइए कि यहाँ पे जो बोल रहा है फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन सा फोर्स है, पी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, इसका वेट है। लेकिन जस्ट इसकी हम रिएक्टिव फोर्स की बात करें तो जो रिएक्शन वाला है, रिएक्टिव फोर्स है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। सिर्फ कौन सा रहेगा, जो आपको एक्टिव फोर्स है। ठीक है, ये बताइए, एक्टिव फोर्स कहने का मतलब ये बता रहा है कि क्या ये फोर्स इसको इस डायरेक्शन में मूव करने में सक्षम है,
इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, खत्म कहानी। नॉर्मल मतलब जमीन के अंदर घुस गया क्या बॉडी, नहीं। जमीन के ऊपर उड़ने लगा है, फोर्स लगाए तो ऊपर उड़ने लगा है क्या बॉडी, नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी हम सिर्फ वैसे फोर्स को काउंट करते हैं जो क्या हो, एक्टिव हो, जो फोर्स क्या हो, एक्टिव हो। तो एक्टिव फोर्स डायग्राम में हम लोग जो रिएक्टिव फोर्स है उसको काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ किसको करते हैं, आपको जो फोर्स से वर्क हो रहा है, ठीक है। तो पी फोर्स को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब पी फोर्स के चलते कौन सा जनरेट हो रहा है, जैसे हम लोग जमीन पे चलते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जमीन हमारे ऊपर उसके जिसे आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे की ओर वहाँ पे क्या है, एक फ्रिक्शन जनरेट करती है, फ्रिक्शन फोर्स लगती है, ठीक है। तो उस फोर्स को कंसीडर करेंगे और जो अप्लाइड फोर्स है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यही आपका क्या है, एक्टिव फोर्स डायग्राम है। तो फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए। व्हेन यूजिंग द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क वी ड्रॉ ए डायग्राम। हम लोग क्या करते हैं, जब मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क का यूज करते हैं तो वहाँ पे डायग्राम को क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डेट आइसोलेट द सिस्टम अंडर द कंसिडरेशन। और वहाँ पे जो भी फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, अनलाइक द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जैसा नहीं, ठीक है। वेयर ऑल फोर्सेस आर शोन, हम लोग सब फोर्स दिखाते हैं। द डायग्राम फॉर द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क नीड टू शो ओनली द एक्टिव फोर्स है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग सभी फोर्स दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिव फोर्स डायग्राम में सिर्फ हम उसको शो करते हैं जो क्या हो, एक्टिव फोर्स हो। सिंस द रिएक्टिव फोर्स डू नॉट इंटर इनटू द एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। यहाँ पे जो रिएक्टिव फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है आपका, और जो वेट जो नीचे की ओर लग रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव फोर्स डायग्राम कहते हैं। तो आई होप बहुत बेटर समझ में आया होगा। यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, जो हमारा क्या है, एक्टिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट व्हेन द वर्क डन बाय द force on an object is independent of the object path. Instead, the work done by a conservative force depend only on the end of points of the motion. ये बोल क्या रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो वो जब उसका जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वैसे नहीं समझे होंगे, देखिए एग्जांपल से लेकर समझाते हैं। डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ये जो मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका घर है, ये आपका क्या है, घर है, ठीक है। ये आपका कॉलेज है, ये आपका क्या है, कॉलेज है। तो घर से मान लीजिए ऐसा एक ही रास्ता थोड़ी होता है, बहुत सारा रास्ता होता है कहीं पे जाने का। तो चलिए एक रास्ता है आपको घर से कॉलेज जाने का, जिसको हम लोग 1 दे दिए। दूसरा भी रास्ता है जिसको हम लोग 2 दे दिए, और तीसरा भी रास्ता है जिसको हम लोग 3 दे दिए। तो 1 से जाइए या 2 से जाइए या 3 से जाइए, वर्क डन तीनों का क्या होगा, सेम ही होगा, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तब, ठीक है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो आप अपने घर से, हाँ लेकिन एक घर का पोजीशन और कॉलेज का पोजीशन फिक्स होना चाहिए, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहिए। एक ही पोजीशन पे है दोनों, और आपको क्या करना है, पाथ चेंज करके जाइए तो वहाँ का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, तीनों पाथ का वर्क डन सेम होगा। और डिपेंड किस पे करता है, तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ये चेंज नहीं होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया कि कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कि कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट व्हेन द वर्क डन बाय दैट फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पाथ, ठीक है। इंस्टेड द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द इन पॉइंट ऑफ द मोशन। वो सिर्फ क्या करता है, किस पे डिपेंड रहता है, इन पॉइंट्स, यानी फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे वो सेट रहना चाहिए, ठीक है। आप जहाँ से चले हैं और जहाँ पे पहुँचने वाले हैं वो दोनों पोजीशन आपका फिक्स होना चाहिए। बाकी पाथ आप कैसे भी चेंज कर दे, आपका वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आइए इसी को, अच्छा इसका एग्जाम्पल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा इसके जस्ट अपोजिट करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड करता है ना, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्जांपल में, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। आपको पूछे कि इसका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल दो, तो हम लोग वहां पे क्या कहते हैं,
फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, क्या वो दूसरा एग्जांपल क्या है, एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस एक प्रकार का ये भी तो फ्रिक्शन ही है जो एयर में लग रहा है, ठीक है, और एक है फ्रिक्शन। ये नन नन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो नन कंजर्वेटिव फोर्स भी आ जाए आपको लिखने के लिए तो बस जस्ट इसी के अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, तो नन कंजर्वेटिव में कर देंगे डिपेंड अपॉन द पाथ। वहाँ पे अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वर्क डन होते हैं, ठीक है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। एक क्लोज पाथ पे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना, सॉरी, एक क्लोज पाथ पे एक क्लोज पाथ पे वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वो जीरो होता है। जैसे मान लीजिए एक पाथ बना हुआ है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्कडन जो यहाँ से आने वाला है, यानी W1, W2, W3, W4, तो यहाँ पे जो आपका वर्कडन होने वाला है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर है और पाथ क्लोज्ड है तो वहाँ पे वर्कडन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये हेयर इनिशियल कैसे जीरो होता है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। हेयर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज ए एट ए कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ठीक है। वर्कडन वर्कडन जीरो होता है, अथी क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं, वर्कडन इज जीरो, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्कडन जीरो होगा, जरूरी तब है जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं, मतलब सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं, जिस पॉइंट क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट से हम आ जा रहे हैं उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट से हम लोग निकले थे उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो पाथ क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, पाथ वहाँ पे क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होता है तो वर्क डन जीरो होता है। तो ये तब जरूरी है जब क्या हो, फोर्स कंजर्वेटिव हो। अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं रहेगा तो वो जीरो नहीं होगा, क्लोज्ड पाथ में भी वर्क डन जीरो नहीं होगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल देख लीजिए, तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है इन क्लोज्ड पाथ में भी जीरो नहीं होता है, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन फोर्स जो है नन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या है, एग्जाम्पल है, यहाँ नन कंजर्वेटिव कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन इन क्लोज पाथ में भी जीरो नहीं होता है, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स किसका एग्जाम्पल है, नन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, आइए अब इसका न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एफ इजकल टू एक्स आई आई कैप प्लस बाई जे कैप इज कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डिपेंड अपॉन एक्स, डिपेंड्स अपॉन बाई, क्या है, ठीक है। तो हमको यहाँ तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पढ़ रहा है, तो इसी में दोनों कोई आंसर है इसका, लेकिन वो क्या है, कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो उसको हम लोग निकालने के लिए एक मेथड हम लोग ट्रिक को अपनाए हैं, ठीक है। और ये ऐसे हम लोग फार्मूला था तो उसको हम लोग ट्रिक बना दिए, कैसे, बहुत ही आसानी से। मैट्रिक्स जानते हैं, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं, बस वहीं से हम लोग एक ट्रिक बनाया, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेथड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। ये आपको तीन एक्सिस, तीन होता है ना, ऐसे सजा दीजिएगा, एफ जेड बाई एफ एक्स बाई, ऐसे रुक जाइए, आई कैप पहले लिख देते, आई कैप, जे कैप, के कैप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल बाई, डेल अपॉन डेल जेड लिख दीजिएगा। उसके बाद एफ जेड लिखिएगा, एफ एक्स लिखिएगा, एफ बाई लिखिएगा, एफ जेड लिखिएगा, इतना लिखे। अच्छा, आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका ऐसे करके, तो क्या करते हैं, एक इस लाइन को काटते हैं, जो बचता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो बस यही डेल एफ जेड, अगर हम एक्स को काटे तो क्या हो जाएगा, डेल एफ जेड अपॉन डेल बाई इजकल टू डेल एफ बाई अपॉन डेल जेड, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे वहाँ पे माइनस लिखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बीच में माइनस देते हैं, तो माइनस नहीं देना, इक्वल कर देना है, ठीक है। बस ऐसा ही हम लोग निकालते हैं। तो पहला पॉइंट है इस तरह से निकाल दिए, तो डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई इजकल टू क्या हो गया, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड हो गया। अगर हम जेड एक्सिस को काटेंगे तो, अगर हम जेड एक्सिस को इसको रिमूव करते हैं, अगर हम जे एक्सिस को करते हैं तो कौन सा हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ जेड इजकल टू, इधर करेंगे डेल अपॉन डेल जेड, इधर क्या हो जाएगा एफ एक्स। तो देखिए दूसरा पॉइंट,
डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। उसी तरह से हम लोग थर्ड को निकालते हैं। थर्ड को निकालेंगे तो क्या करेंगे बाबू, थर्ड के लिए हम किसका, तीसरा को काटेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एफ बाई और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एफ जेड, डेल एफ एक्स, ये एक्स है, ठीक है, अपॉन डेल वाई। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीनों अगर इक्वल होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ एफ जेड एफ वाई है ना, तो वहाँ डेल एफ जेड एफ वाई का वैल्यू पुट करते हैं। अगर वो वैल्यू रखने पे जो इक्वेशन इक्वल का है वो सेटिस्फाई करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है, और नहीं करता है तो बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अभी घबराने का नहीं है, अभी आपको ये बहुत ही इजी लगेगा, बहुत इजी। आप खाली एक बार ढंग से फार्मूला को खाली निकालने के लिए सीख जाइए। पुट करना तो बहुत आसान है, ये निकालने के लिए सीख गए, या याद रखना आपको संभव है तो याद रख लीजिए, बाई जेड जेड बाई, ठीक है, एक्स जेड जेड एक्स। तो ऐसे कितना याद रखिएगा, याद रहेगा, भूल जाइएगा, पक्का भूल जाइएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या बना लीजिएगा, मैट्रिक्स एग्जाम में लिखना है आपको। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, ये वाला नहीं, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना। सबसे पहले आप मैट्रिक्स बनाइएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, मैट्रिक्स बनाइएगा। मैट्रिक्स में क्या क्या लिखना है, आई कैप लिखना है, जे कैप लिखना है, के कैप लिखना है। ध्यान से सुनते जाइएगा। डेल 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 अपॉन डेल एक्स लिखना है, डेल अपॉन डेल वाई लिखना है, डेल अपॉन डेल जेड लिखना है, और यहाँ पे एफ एक्स लिखना है, एफ वाई लिखना है, एफ जेड, इतना ही लिखना है। इसको लिख के एक्स एक बार फर्स्ट को काटे तो क्या कौन कौन बचता है, डेल अपॉन डेल वाई, और इसको एफ जेड से गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, डेल अपॉन डेल जेड एफ वाई से गुना। ठीक है, तो डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड, पहला इक्वेशन, उसी तरह से दूसरा इक्वेशन, और उसी तरह से तीसरा इक्वेशन निकाल के इसको रफ में कीजिएगा। मैट्रिक्स को यहाँ पे नहीं शो करना है, ठीक है, क्योंकि हम एक ट्रिक बताएं फार्मूला निकालने के लिए, या ये फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला है, इसको आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए। ये मैट्रिक्स को यहाँ शो नहीं करना, हम ये सिर्फ किसके लिए किए थे, इसका फार्मूला बनाने के लिए शो किए थे। ठीक है, कि फार्मूला कैसे निकला, और मतलब भूल जाए तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मैं इस मैट्रिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, या आप फार्मूला याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए। ये तीनों क्या शो कर रहा है कि इक्वल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल है, सेटिस्फाई करता है, तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो जो क्वेश्चन था अपने पास, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, इसको हम लोग एफ एक्स बोलते हैं, इसको एफ वाई बोलते हैं। अगर एफ जेड यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स है, एफ वाई का वैल्यू बाई है, एफ जेड का वैल्यू कितना है, जीरो है। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स, एफ वाई का वैल्यू बाई, एफ जेड का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एफ जेड का वैल्यू जीरो था, तो जीरो बटा डेल वाई, यानी जीरो के बटा कुछ भी वो जीरो हो गया। और डेल एफ वाई का वैल्यू कितना, तो एफ वाई का वैल्यू था कितना, बाई, कितना था, बाई। और डेल जेड, तो बाई को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है ना। बाई क्या हो गया, जेड के लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, एफ वाई मतलब यहाँ पे एफ वाई का वैल्यू कितना है, अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एफ वाई का वैल्यू कितना है, बाई, तो वहाँ पे पुट करेंगे बाई। अब बाई को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये हो गया जीरो इजकल टू जीरो, पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे एफ जेड तो जीरो है, तो जीरो बटा कुछ भी जीरो ही हो जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स था, एक्स को हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी वैल्यू कितना हो गया, जीरो, यानी जीरो इजकल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तक सही है। डेल एफ वाई एक्स, यानी डेल एफ वाई का वैल्यू कितना था, बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी जीरो, एक्स को बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी जीरो। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या बचा, जीरो इजकल टू जीरो। तो देखिए तीनों कंडीशन, वैल्यू कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, वैल्यू कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, सेटिस्फाई किया ना, दोनों बराबर है ना। अब यही यहाँ तीन आ जाता है, यहाँ जीरो रहता, तो ये सेटिस्फाई किया, ये को नहीं सेटिस्फाई किया, मतलब ये पूरा खत्म। ठीक है, तो अगर सेटिस्फाई करता है तो फोर्स कंजर्वेटिव, नहीं करता है तो नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, आइए इस इक्वेशन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स इजकल टू कितना हो गया, थ्री बाई, एफ वाई इजकल टू थ्री एक्स, एफ जेड यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू थ्री बाई
एफ वाई का वैल्यू 3x, एफ जेड का वैल्यू 0। तो हम डेल एफ जेड अपन डेल वाई, एफ जेड का वैल्यू कितना 0, तो 0/del y, और इधर कितना है एफ वाई का वैल्यू कितना था 3x है, एफ वाई का वैल्यू 3x है, ठीक है। तो 3x को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, ठीक है। चलिए दूसरा आते हैं, डेल एफ जेड। अच्छा ये वाला फॉर्मूला कहाँ से निकालेंगे, मैट्रिक्स बना के, तो हमेशा एक ही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। या तो आप याद कर ले या कहीं लिख ले, या आप अगर लिख के ले जाते हैं तो लिख के ले जाइए एग्जाम में, या जैसे चाहते हैं, या आपको मैट्रिक्स से निकालना सिखा दिए तो वैसे निकालिए, ठीक है। वो अपना अगर मैट्रिक्स से निकालिएगा तो मैट्रिक्स को पीछे रफ पेज में बनाइएगा, ठीक है। डेल एफ जेड का वैल्यू 0, 0 के एक्स के रिस्पेक्ट में वो 0। एफ एक्स का वैल्यू कितना है 3/, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू ही था 3/। यहाँ पे देखिए, ये जो आई आई के साथ जो रहता है उसको एफ एक्स बोलते हैं, तो आई के साथ एफ एक्स यानी 3/, है। और जो जे के साथ रहता है उसको बाई बोलते हैं, एफ बाई बोलते हैं। अब एफ बाई का वैल्यू कितना 3x, ठीक है। तो आइए उसको पुट करते हैं, 3//जेड। अच्छा बाई को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। F/del x, एफ बाई का वैल्यू कितना 3x/del x, एफ एक्स का वैल्यू कितना 3/, और उसको भी बाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो 3, और बाई के रिस्पेक्ट में किए तो 3, ठीक है। 3 = 3, ये भी इक्वेशन क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। 3 = 3 आ गया, यही अगर मान लीजिए 3 या उधर 4 आता था, ये सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा भी ना सोच ले कि तीनों इक्वेशन में एक ही चीज आना चाहिए, वैसा नहीं। एक इक्वेशन में मान लीजिए यहाँ 2 = 2 है, यहाँ 2 = 2 आया, यहाँ मान लीजिए 5 = 5 आया, और वहाँ 3 = 3 आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला का वैल्यू बराबर हो नहीं, ऐसे नहीं होता तो दिक्कत हो जाता, बराबर होना चाहिए, ठीक है। सब में बराबर होना चाहिए, वो वैल्यू कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं है, ठीक है। बराबर आ जाना चाहिए, ये जो फॉर्मूला में बराबर लिखा हुआ है ना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऐसा हो जाए, मतलब 3 = 4 आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा बराबर आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो है जो हम लोग इक्वेशन निकाले वो क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ये 3 कंडीशन आर सेटिस्फाई, सो गिवन फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अच्छा ये वाला है क्वेश्चन ना, कि जो क्लोज्ड पाथ है तो क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या होगा 0। तो अगर हम इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाने भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर में ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है 0 होता है, ठीक है। वर्क डन वहां पे क्या होता है 0 होता है। अगर कब, जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है तब। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्स इतना है ऑन ए बॉडी एंड फॉलो द पाथ सोन इन द कैलकुलेट द नेट वर्क डन। तो वर्क डन हम लोग जानते हैं कि एक क्लोज्ड पाथ पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो वर्क डन क्या होता है 0 होता है। लेकिन एक चीज तो हमको दिखाना पड़ेगा ना, वर्क डन नहीं निकालेंगे लेकिन फोर्स तो बताना पड़ेगा ना कि कंजर्वेटिव है कि नहीं है। फोर्स तो आपको बताना ही पड़ेगा, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 1I कैप +3/j कैप। तो ये फोर्स अब कंजर्वेटिव है कि नहीं है, अगर हो सके नहीं रहता तो वर्क डन 0 जरूरी है कि होता, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो इसलिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा, और चेक कैसे करेंगे वही इक्वेशन लगा के। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू कितना 1, एफ वाई का वैल्यू कितना 3/, ठीक है। एफ जेड का वैल्यू कितना 0। तो डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई यानी 0/y 0 हो गया, 3//जेड तो वो भी 0। डेल एफ जेड अपॉन डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड, जेड का वैल्यू कितना 0, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी 0, वन को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी 0। डेल वाई अपॉन डेल एक्स और इजकल टू डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई, 3/y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी 0, 1 को y के रिस्पेक्ट में करेंगे वो भी 0, क्योंकि कांस्टेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 ही होता है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन है, 3/y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x जो y है जो x के लिए क्या है कांस्टेंट के तरह बिहेव करता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये भी 0 हो गया। तो यानी क्वेश्चन क्या है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है, क्योंकि तीनों इक्वेशन क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया। तो जब फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन यहाँ क्या होगा क्लोज्ड पाथ में 0 होगा, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है
इसमें देखिए कितना टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, बस इतना ही है। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है, तो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी, इतना ही क्वेश्चन है। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स को एफ से डिनोट कर दिए और ग्रेडियंट को ग्रेड भी, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस से, इसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं ना, इंटू भी, ठीक है, भी या यू या भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो हम ऐसे यू लिखे हैं आगे सोल्यूशन किए, तो इसको भी यू कर देते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये जो लिखा हुआ शॉर्ट में उसको फुल नाम में लिख दिया। या ऐसा लिख सकता है, प्रूव दैट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसी क्वेश्चन को 75 बार से लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन एक ही है कि क्या शो करना है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, तो इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो उसका जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स, ये फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो क्या है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप है। और यूनिट वेक्टर आई डी एक्स आई कैप हो गया, डी वाई जे कैप हो गया और डी जेड क्या हो गया, के कैप हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू क्या हो गया आपका, एफ एक्स आई कैप हो गया, कैप लगा देंगे, एफ वाई जे कैप हो गया और एफ जेड के कैप हो गया। यहाँ पे यूनिट वेक्टर को शो कर दिए। और आप जानते हैं कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में जब एक्स एक्स वाला साथ लिखाएगा, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये आपको पहले से पते होंगे, ठीक है। नहीं पता है तो अभी हम बता देते हैं कि जैसे आई कैप इंटू एफ एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप डी एक्स से, तो इसका वैल्यू काउंट होगा। लेकिन यही जब इसके दूसरे डायरेक्शन वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एफ वाई डी वाई हो जाएगा, जिसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं कि कौन कौन वाला होगा। देखिए, आई कैप एफ एक्स और आई कैप डी एक्स, ये दोनों तो सेम का है तो ये लिखा गया। बाकी फिर बाई को एक्स के साथ करेंगे वो भी जीरो, जेड को डी एक्स के साथ करेंगे वो भी जीरो। फिर सेकेंड पॉइंट उठाएंगे और आई जे को जो मतलब एफ बाई जे कैप को अगर हम डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर जे इंटू डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और जेड से करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। फिर हम के कैप एफ जेड को उठाएंगे, एफ जेड के कैप को उठाएंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और जेड को जेड से करेंगे तो क्या रहेगा, रहेगा एफ जेड डी जेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग उसको सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं ना, माइनस निगेटिव लगा हुआ तो सभी में लग जाएगा, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कर दिए, सेपरेट। सेपरेट करने के बाद जो इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, मतलब कि रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई वाला जीरो, जेड वाला जीरो, ये सब क्लियर है ना, कि अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई वाला जीरो, जेड वाला जीरो, ठीक है। क्योंकि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो जे एक्स है तो एक्स वाला ही कोई डिफरेंशिएट कर पाता है, बाकी बाई जेड को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एफ एक्स, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर दे रहा है। तो डेल डिफरेंशिएशन का मतलब डेल यू को, यू जो वेलोसिटी है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दे रहा है, डिफरेंशिएट कर दे रहा है। तो बाई वाला जीरो, जेड वाला जीरो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। उसी तरह से हम बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला जीरो, जेड वाला जीरो, सिर्फ क्या बचेगा, एफ वाई वाला बचेगा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस एफ वाई। फिर उसी तरह से जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला जीरो, बाई वाला जीरो, कौन बचेगा, एफ जेड बचेगा, ठीक है। अब इस तीनों का वैल्यू आ गया, एफ एक्स का वैल्यू ले आए होंगे, एफ वाई का वैल्यू आ गया होगा, एफ जेड का वैल्यू। कैसे, एफ जेड का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जेड इजकल टू एन माइनस में है तो ये माइनस कहाँ चल जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड। उसी तरह से हम एफ जेड है ना, उसी तरह से हम एफ वाई को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई एन माइनस लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। सभी वैल्यू को आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है, सभी वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, ठीक है।
यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। यहाँ से यू तीनों में है उसको हम बाहर कर दे तो बाहर कर दिए। अच्छा ये अंदर बचा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द डेल ऑपरेट बोलते हैं, जिसी को हम लोग अभी क्या बोल रहे थे, अभी यहाँ पे इसी को तो शो करना था, देखिए ना क्वेश्चन में, डेल ऑपरेट इंटू यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसी को हम लोग लिख रहे थे माइनस डेल ऑपरेट इंटू यू। ठीक है, चलिए तो ही इसको हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट कर देंगे। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ इसका वैल्यू क्या कर देंगे, इसका वैल्यू क्या रख देंगे, सीधे डेल ऑपरेट इंटू जो बाहर यू था। अच्छा जब हम लोग इसको हम लोग ग्रेडियंट यू, ग्रेडियंट क्या होता है, बिना कोई बीच में डॉट ना क्रॉस होना चाहिए। डाइवर्जेंस में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, कर्ल में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट बोल सकते हैं। तो ही ग्रेडियंट भी या यू जो भी लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यही प्रूफ हो गया, कितने आसानी से प्रूफ हो गया, बहुत ही आसानी से, बस एगो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी इसके आगे लेक्चर लेके आएंगे बाबू बाकी। ठीक है, मिलते हैं, और इक्विलिब्रियम पढ़ना है आपका, तो एक लेक्चर में उसको भी खत्म कर देंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे आगे की लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, और आपको वर्चुअल वर्क उसका न्यूमेरिकल देख लिए होंगे। आज हम लोग क्या क्या देखे, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखे, कंसंट्रेंट्स देखे, उसी का पार्ट था। और बाकी अगला पार्ट क्या था, एक्टिव फोर्स एंड एक्टिव फोर्स डायग्राम था, और एक कंजर्वेटिव फोर्स को देखे। ठीक है, और एक इक्वेशन को प्रूफ किए। ठीक है, जो क्या बताता था, तो कौन सा इक्वेशन का हम लोग प्रूफ, कैसे चलने लगा ये, हम लोग कौन सा किसको प्रूफ किए, कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ठीक है, बाकी हम लोग देख लेंगे और आगे की क्लास में। ठीक है।